नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन। यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, आज कॉम्पिटिटिव सेशन में आज हम जो सवाल लेकर के आए हैं वो फिजिक्स पर है। फिजिक्स के कुछ मैथमेटिकल सवाल जो पूछे गए हैं, उन सवालों का हमने कलेक्शन तैयार किया है और आज ये तय किया है कि पहले सवाल आपसे पूछेंगे और सवाल पूछने के बाद जो उत्तर आपसे बनेगा वो आप उत्तर उसका करेंगे। और जब हम वापस के सेशन पर आएंगे सारे प्रश्न पूछने के बाद, तो हर प्रश्न को आपके साथ कैलकुलेट करेंगे, हर प्रश्न को आपको बताएंगे कि कैसे इसका उत्तर ये होने वाला है। क्योंकि ये सारे के सारे सवाल करीब करीब सवाल जो है वो मैथमेटिकल है, इसलिए आज उन सवालों को आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। कल नीट की परीक्षा होने जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हमने नीट से, पीएनएसटी से, एमपी यूपीएससी से निकाले हैं। हालांकि पीएससी एमपी के भी सवाल, स्टेट पीएससी के भी सवालों को हमने शामिल किया है। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी यह क्लास आज 16 जुलाई को शाम को 6 बजे लाइव होगी और जब ये क्लास लाइव हो तो आप इसलिए लाइव क्लास में मिलें और पूरे सेशन में इसलिए रहें कि आज मैथमेटिकल जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उन सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया और आज उस मैथमेटिक्स का ट्रिक भी आपको बताएंगे, फार्मूला भी लगा करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको परीक्षा में उसके उत्तर को निकालना है, कितना कम समय में आपको उत्तर मिल जाए, इसका क्या कोशिश, क्या ट्रिक है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कल जब आप नीट की परीक्षा देने जाएं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह और ताकत के साथ परीक्षा दें। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें, पूरी ताकत के साथ वो उत्तरों को करें, पूरा दिमाग लगाएं। और ये एक बात और ध्यान रखें कि जब उत्तर करें तो जो पहली बार आपके दिमाग में आए वही उत्तर सही होता है। बार बार उस पर डिस्कशन करने की कोशिश ना करें कि फिर से लौटें और फिर से उस उत्तर को करेक्ट करने की कोशिश करें। तो सेशन की ओर बढ़ें, चलते हैं सेशन की ओर। और पहला सवाल फिजिक्स का, ये आपके स्क्रीन पर, यह सवाल नीट में भी पूछा गया, जो पहला सवाल है, पीएनएसटी में पूछा गया, जनरल नर्सिंग में पूछा गया और यूपीएससी में पूछा गया। तो पहला सवाल जो जनरल फिजिक्स से आता है वो हम आपके स्क्रीन पर लिखते हैं। पूरे ईमानदारी के साथ पहले इस प्रश्न को समझिएगा, फिर उत्तर करने की कोशिश करिए। सवाल मैथमेटिकल है। यदि आपको ट्रिक आती होगी तो आप जल्दी उत्तर करेंगे, नहीं ट्रिक आएगी तो हम इसकी एनालिसिस थोड़ी देर बाद, जब सारे हमारे प्रश्न हो जाएंगे तब उसके बाद करेंगे। आइए पहला सवाल हम आपको लिख करके बताते हैं। पहला सवाल लिख रहे हैं 600 जूल की गतिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी से है। गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु खूब टाइम दीजिएगा प्रश्न को पढ़ने की, तभी आपसे उत्तर बनेगा। गतिमान वस्तु P से Q, 2 पॉइंट दे रहे हैं, P से Q जब पी क्यू बराबर
3 मीटर है। दूरी हमने बता दिया, 2 बिंदु दे दिया P और Q। 600 जूल की काइनेटिक एनर्जी लेकर के किसी क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी जो 3 मीटर है, चलने पर सौ न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करते हैं। Q पर, ध्यान से, Q पर वस्तु की ऊर्जा होगी। फिर से सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q जिसके बीच की दूरी 3 मीटर चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का, मतलब जो घर्षण लग रहा, निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है। Q पर वस्तु की ऊर्जा बताना है। सोचिए, लगाइए दिमाग। उत्तर दे रहे हैं। नंबर 1 500 जूल। बी ऑप्शन दे रहे हैं 750 जूल। सी ऑप्शन दे रहे हैं 300 जूल और डी ऑप्शन दे रहे हैं 400 जूल। हम आपको 1 मिनट का और समय देते हैं। आप अपने ढंग से कैलकुलेट करके आप हमें बताइए। 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q जो 3 मीटर का है, चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है। Q पर वस्तु की ऊर्जा होगी 500 जूल, 750 जूल, 300 जूल या 400 जूल। आप हमारे साथ इस सेशन में कंटिन्यूअस रहिए। कंटिन्यूअस रहेंगे तो जब हम इसका उत्तर बताने आएंगे तो आज हमने एक पेज और ऐड किया है डिस्कशन का। इसी पेज पर हम पूरी सवाल, पूरा डिस्कशन आपके साथ करें। इसलिए क्लास को क्विट मत करिएगा, क्लास में लगातार बने रहिए। तो ये था हमारा पहला सवाल, आपको बता। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है जो ग्रेविटेशन से जुड़ा है। एक ग्रह, क्योंकि ग्रेविटेशन के सवाल, मोशन के थ्योरी, ये सब कुछ हमने ऑनलाइन में अनअकैडमी पर आप सबको पढ़ाया है। और जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन पर जुड़ते हैं उनको हमने कौटिल्य एकेडमी में भी ऑफलाइन में पढ़ाया है। उन्हीं से जुड़े हुए ये सवाल हैं। दूसरा सवाल, एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण पीएनएसटी का सवाल, त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए दो मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर
2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, तो वह तदनुसार ऊंचाई जिससे वह उस ग्रह पर कूद सकता है, निम्न होगी। फिर से सवाल सुनिए। एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, तो वह तदनुसार ऊंचाई जिससे उस ग्रह पर कूद सकता है क्या होगी? उत्तर करिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 8 मीटर होगी? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 15 मीटर होगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 20 मीटर होगी? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 30 मीटर होगी? क्या उत्तर ये बना आपसे? क्या आप इस उत्तर को समझ पाए? एक सरल सा सवाल पूछ रहा है, इतना कठिन नहीं पूछ रहा है। आपको दिमाग लगाना है कि एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, तो तदनुसार ऊंचाई जिससे वह उस ग्रह पर कूद सकता है कितने मीटर से कूद जाए। थ्योरी यदि आपने पढ़ा होगा तो रट लिया होगा, और थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो आज हमने व्यवस्था की है कि ये प्रश्न कैसे मैथमेटिकल आपको डेरिवेटिव किया जाए, समझा दिया जाए। ये डिस्कशन का पेज हमने लगाया है। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण कामा लगाइएगा, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहां कोई वैल्यू यूपीएससी वाला नहीं दे रहा, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी का सवाल, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की आधी त्रिज्या का मतलब रेडियस, आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान, आधे द्रव्यमान का मतलब मास आधा, आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम होगा। परिणाम, रिजल्ट। तीसरा सवाल फिर गंभीरता से समझिएगा। आयोग वाले थोड़ा सवाल को, होता सरल सवाल है पर इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं कि हम उसका जवाब नहीं कर पाते। ये यूपीएससी ने सवाल पूछा, नीट ने भी 2018 में ये सवाल पूछा है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 4g होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 2g होगा। यह भी थ्योरेटिकल सवाल है, यदि आपने थ्योरी को मजबूती से पढ़ा है तो बनेगा। या GY2 होगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 8g होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g मीटर, या g की कोई वैल्यू अलग से नहीं रखा, सिर्फ g मीटर स्क्वायर, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए, आधा द्रव्यमान हो जाए, तो एक ग्रह की सतह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको बताना है गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम क्या होगा। फार्मूला यदि याद होगा तो कर पाओगे। इसका भी कंप्लीट डिस्कशन आपको देंगे, क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये डिस्कशन का पेज भी लगाया है। चौथा सवाल, लोलक की लंबाई, पेंडुलम, और आवर्तकाल, ये सब आप पढ़े होंगे। 10th 11th 12th के बच्चे तो इनको पढ़ते ही हैं। आवर्तकाल के मापन में त्रुटियों का प्रतिशत क्रमशः 1% और 2% है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि होगी। क्या होगी साहब? क्या वह अधिकतम त्रुटि 6% होगी? कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 4% होगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 5% होगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 3% होगी। लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में त्रुटियों को यदि 1% मान ली, परसेंट में लंबाई में त्रुटि जो है 1% हो रही है, आवर्तकाल में 2% हो रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि आप कितनी बताओगे? 6%, 4%, 5 और 3। 5वां सवाल, इसका भी डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे, इसलिए कह रहे हैं आप क्लास में बने रहिएगा। 5वां सवाल, समान रेटेड वोल्टेज
हिंदी में लिख लीजिए, रेटेड वोल्टेज। वाले 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्रमशः होगा समान रेट वोल्टेज 60 वाट का और 40 वाट का। आपके पास कुल मिलाकर के दो बल्ब है, एक 60 वाट का है, एक 40 वाट का है। उनके प्रतिरोध का अनुपात बता दीजिए आप हमें। यह सवाल नीट में भी पूछा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 9 अनुपात। अब यदि आपको प्रतिरोध के फार्मूले आते होंगे, हालांकि अनअकैडमी पर हमने प्रतिरोध को अच्छी तरह से पढ़ा है, 9:4 होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 3.2 होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 2.2:3 होगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 4.4:9 होगा। सही उत्तर की तलाश कीजिए, लगाइए फार्मूला। नहीं बनेगा तो जब हम वापसी आएंगे इसके सही उत्तरों को बताएंगे, तब भी इसका प्रश्न आपको बताएंगे। इसका भी डिस्कशन हमने रखा। तो ये था 5वां। 6वें सवाल पर आइए। एक दंड चुंबक, दंड चुंबक मतलब लंबा वाला चुंबक, नीट का सवाल। एक दंड चुंबक के दोलनों की समय अवधि एक दंड चुंबक के दोलनों की समयावधि। अब दो सवाल इस पर खड़े हुए। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे लें, चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया जाता है। जब एक दंड चुंबक के दोलनों की समय अवधि, जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया जाता है, तो यह 2 सेकंड की पाई गई। तो यह 2 सेकंड की पाई जाती है। उसी दंड चुंबक को, ध्यान से थ्योरी देखना, कितनी गहराई से ये थ्योरी पर सवाल पूछ रहा है। उसी दंड चुंबक को पुनः मैग्नेटाइज, मतलब फिर उसमें चुंबकीय गुण को डाला गया, पुनः मैग्नेटाइज किया जाता है, या रीमैग्नेटाइज कह लीजिए, रीमैग्नेटाइज किया जाता है, ताकि इसकी ध्रुवीय क्षमता
प्रारंभिक मान से पोलर पावर एन और एस की बात कर रहा है, ताकि इसकी ध्रुवीय क्षमता प्रारंभिक मान से प्रारंभिक मान से 4 गुना अधिक हो। अब प्रश्न को सुनिएगा। अब यूपीएससी वाले ने, आयोग ने अब इस प्रश्न को इतना पूछने के बाद फिर अपना दिमाग लगा रहा। क्या लगा रहा? यदि इसे, इस वाले को, यदि इसे उसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटका दिया जाए तो जैसा कि पहले वाली घटना यानी 2 सेकंड पाई गई जाए, तो जैसे कि पहले वाली घटना में किया गया था, तो क्या इसकी दोलन समय अवधि होगी? तो इसके दोलन की समयावधि होगी। क्या होगी साहब? क्या इसके दोलन की अवधि 8 सेकंड होगी? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसके दोलन की अवधि 1 सेकंड होगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 4 सेकंड होगी? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसकी अवधि 2 सेकंड होगी? एक दंड चुंबक के दोनों दोलन के समय अवधि की तुलना करनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इनको लटकाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यह 2 सेकंड की इनकी दोलन की समय अवधि पाई गई। एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें पेंडुलम को लटका दिया गया, 2 सेकंड की मिली उसकी। उसी दंड चुंबक को पुनः रीमैग्नेटाइज कर दिया जाए। मान लो उसका चुंबकत्व तो खत्म हो गया, उसमें और चुंबक का गुण डाल दिया जाए, रीमैग्नेटाइज किया जाता है, तो इसकी जो ध्रुवीय क्षमता है, यानी पोलर पर जो नॉर्थ और साउथ के पोल हैं, क्या उस पोलर ध्रुवीय क्षमता के प्रारंभिक मान से ये मान लिया जाए कि रीमैग्नेटाइज के बाद पोलर पावर जो है वो चौगुनी हो गई। यदि उसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी पहले वाले में जहां 2 सेकंड पाई गई थी, उसी पर इस 4 पावर वाले को ले जाकर के लटका दिया जाए, तो दोलन की समय अवधि बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे। सवाल ऐसे ही परीक्षा में आएंगे, कठिन सवालों से दूर मत भागो, सवाल ऐसे ही करने पड़ेंगे। खासकर नीट और पीएनएसटी वाले सतर्क हो जाओ। यदि नर्सिंग चाहते हो तो ऐसे ही सवालों से जूझना पड़ेगा। तो ये 6वां सवाल, डिस्कशन इसका भी करेंगे, लगाएंगे। आज आपके सामने सवाल का उत्तर निकालेंगे। 7वां सवाल, जल का घनत्व। एमपीपीएससी में ये सवाल 7वां पूछा गया। जल का घनत्व एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब एसआई प्रणाली में इसका मान
क्या मान होगा साहब? ए में कह रहा है 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी ऑप्शन दे रहा है 10 रेज टू पावर -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सी ऑप्शन दे रहा है 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डी ऑप्शन दे रहा है 13,600 किलोग्राम पर मीटर। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यासाई प्रणाली में इसका मान क्या होगा? 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम मीटर क्यूब, 10 रेज टू पावर -6 किलोग्राम मीटर क्यूब, 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम मीटर। 8वां, इसका भी डिस्कशन करेंगे, इस सवाल को भी लगाएंगे। 9वां सवाल, 8वां सवाल। एक सवाल MPSI ने पूछा। 8वां सवाल, एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति तीक्ष्ण शक्ति इसकी डैश 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 की वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसका पावर एक्सरे का कब बढ़ता है, किसके वृद्धि के साथ बढ़ता है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, या तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बढ़ा दिया। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि यदि इसकी तीव्रता फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए। और सी ऑप्शन दे रहे हैं इसकी आवृत्ति, ये सारी इंटेंसिटी है, तीव्रता फिर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं वेलोसिटी यानी वेग। एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी वृद्धि के कारण बढ़ती है। क्या वो वेवलेंथ है, क्या वो तीव्रता है, क्या वो आवृत्ति है, क्या वो वेग है। 9वां, इसका भी डिस्कशन करेंगे। 9वां सवाल, रेस्टिंग पीरियड पर कोई चीज है, इससे जुड़ा हुआ सवाल PNST में, नीट में, UPSC में और मध्य प्रदेश PSC में भी पूछा। 9वां सवाल, विराम पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे से समकोण पर चाहे तो आप चित्र बना लीजिए तभी उत्तर बनेगा। विराम पर रखा 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक चीज है, उस पर एक दूसरे से समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे से समकोण पर
4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक साथ लगाए जाते हैं। दस सेकंड के अंत के अंत में निकाय की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा रेस्टिंग पीरियड में कोई सिस्टम है, कोई सामान है, एक दूसरे से दो बल उस पर लग रहे हैं, एक दूसरे से समकोण पर हैं, एक बल का मान जो है 4 न्यूटन है, एक का 3 है। एक साथ लगाए गए बल 10 सेकंड के अंत में निकाय की गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति तो करेगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 50 जूल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 125 जूल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 300 जूल है? क्या वो 100 जूल है? 50, 125, 300 या 100। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल अब आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। ये अंतिम सवाल है, क्योंकि अभी डिस्कशन में टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं बढ़ाया। 10वें सवाल पर आते हैं। द्रव्यमान m वाला एक इलेक्ट्रॉन यह सवाल जो आप लिखने जा रहे हैं यूपीएससी का सवाल है। पहले यूपीएससी में पूछा गया, इसके बाद नीट, पीएनएसटी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, सब में पूछा है। ध्यान से करिएगा। द्रव्यमान m वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में विश्रामावस्था में है। या विश्रामावस्था पर है। चलिए समझ लीजिए, जो एक समान विद्युत क्षेत्र से, एक समान विद्युत क्षेत्र में समय t1 में एक निश्चित दूरी से होकर गुजरता है। अब n, ये इलेक्ट्रॉन की बात है। अब लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, n द्रव्यमान वाला एक प्रोटॉन भी जो कि आरंभ में
विश्रामावस्था आरंभ में विश्रामावस्था में रहता है समान विद्युत क्षेत्र में समान दूरी तक गतिमान होने में समय t2 लगता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए, मतलब गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को छोड़ते हुए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को छोड़ते हुए, या लिख दीजिएगा उपेक्षा करते हुए, अनुपात T2/T1, अनुपात T2/T1 बराबर होगा ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 1836, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या √m/n, क्या √ सी ऑप्शन में दे रहे हैं, क्या √n/m में है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एक है। हमने पूछा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हमने पूछा यहाँ पर कि m द्रव्यमान वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभ से विश्राम अवस्था में है जो एक समान त्रिज्या क्षेत्र में सही समय एक निश्चित दूरी से गुजरता है t1 समय। n द्रव्यमान वाला एक प्रोटॉन भी जो आरंभ में विश्राम अवस्था में रहता है समान विद्युत क्षेत्र में समान दूरी तक गतिमान होने में समय t2 लगाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो T2/T1 का अनुपात क्या। ये कुल मिलाकर के हमने आपसे सवाल पूछा। अब चलते हैं, ये सवाल जो है हो सकता है आपको कठिन लगे हों पर आपकी परीक्षा में आए हैं, इसलिए अब इनके समझाने की भी जिम्मेदारी सिर्फ सवाल को पूछ लेना ड्यूटी नहीं है, आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है। और जब ये कोर्स हम लोग YouTube पर लाइव हो जाएंगे तो सारी थ्योरी हम पढ़ा देंगे आपको, तो ये फिर सवाल आपको कठिन नहीं लगेंगे। तो चलिए इसका भी डिस्कशन करते हैं, फिर तब सेशन की समाप्ति करेंगे। तो पहले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए आप लोगों ने सवाल को किया है, कैसे किया है ये देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है या सही तरीका क्या है ये हम आपको समझाते हैं। हमने पहले सवाल में पूछा है कि 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q 3 मीटर चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है। Q पर वस्तु की ऊर्जा क्या होगी, और इसका सही जवाब बताएं। उसके पहले कैलकुलेशन करवा देते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला है। यहाँ पर लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है साहब, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दिया है। आप लोग अच्छे से करिएगा। प्रारंभिक
गतिज ऊर्जा, यानी कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है बराबर 600 जूल। विस्थापन कितना हो रहा है, जैसा जैसा सवाल में लिखा है वो आपको हम समझा रहे हैं। विस्थापन कितना हो रहा है, यानी P से, ये मान लीजिए P बिंदु था तो यहाँ Q तक जा रहा है, दूरी इसकी 3 मीटर है। चलिए P और Q विस्थापन बराबर हमने लिख दिया, साफ 3 मीटर है। चलिए बल बराबर होता है F, और बल कितना लग रहा है, चला सवाल को बार बार, 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F बराबर होगा 100 न्यूटन। अब एक लाइन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो इसको, वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल निरंतर विरोधी बल है। सही है, निरंतर विरोधी बल है, सही है। अर्थात जब निरंतर विरोधी होता है, एक बात बच्चों थोड़ा गहराई से समझना, वस्तु पर लगने वाला बल निरंतर विरोधी है। निरंतर विरोधी का मतलब जो कोण तय करेगा, वो फिजिक्स में आपने कई बार, गणित वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, तो जो कोण तय होता है वो 180 डिग्री का होता है। निरंतर विरोधी बल है, अर्थात बल और विस्थापन के बीच, लिख लेना, अर्थात बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। चलिए ये भी कर लिया। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किया भी होगा, अब इसको ज़्यादा समय तक खींचे, कार्य निकालना है, गतिज ऊर्जा का प्रमेय है। W बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा, F cos 180 बराबर होगा K, कैपिटल K लिखेगा, KEF माइनस KE इनिशियल। ये I जो लिख रहे हैं ये इनिशियल है और ये F जो है वो फाइनल। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस और ट्रायंगल दूरी तय हो रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। 100 × 3 इंटू 180 का -1 बराबर होगा K, कैपिटल लिखेगा KEF यानी फाइनल वो पूछ रहा है KEF और -600 आएगा, या इसी को लिख सकते हो आप KEF बराबर 600 - 300 बराबर निकलेगा 300। ये पूरा कैलकुलेशन। कुछ बच्चे जो गणित वाले होंगे या जिन्होंने फिजिक्स के इस सवालों को पढ़ा होगा, उनका सीधा उत्तर भी निकल आएगा, पर वो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो इस तरह से डिस्कशन करें तो इसका सही जवाब होगा 300। एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है तो तदनुसार क्या करेगा? यदि आपने उत्तर किया है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, नहीं डिस्कशन पर आइए आप हमारे साथ। यदि यह ऊंचाई से कूदने के बाद व्यक्ति का वेग टकराते हुए भी हो तो गति के
तृतीय समीकरण को हम लिख सकते हैं ना। तो गति का जो तृतीय समीकरण है, याद करो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्या है यहाँ, ये त्वरण है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 2ah, यही लिख लो जहाँ a त्वरण है। या इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर 2ah। अब ग्रह की सतह तथा पृथ्वी पर सुरक्षित कूदने के लिए अंतिम वेग समान होगा, यानी ah बराबर कांस्टेंट। ये तो पूरी कंप्लीट थ्योरी है। या इसको ये लिख सकते हैं, अथवा करके यहां लिख सकते हैं a1h1 बराबर होगा a2s2। अब a1 बराबर कितना दिया हुआ है, a2 बराबर कितना दिया हुआ है। a1 बराबर, आप उधर देखोगे तो a1 बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड और a2 बराबर 0.98 मीटर पर सेकंड। h1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। सवाल को पढ़ लेना अच्छे से। अब यदि उपरोक्त मानों को इसी पर सेट कर दिया जाए, a1 h1 और a2 h2 पर, तो सेट करो। जब सेट करोगे तो 9.8 सेट करो, 9.8 गुणे 2 बराबर 0.98 गुणे s2, क्योंकि हमें s2 तलाशना है। तो s2 बराबर होगा 9.8 गुणे 2 बटे 0.98। यदि भाग बनता होगा तो कर लेना, फाइनल इसमें 20 मीटर कर लेना। इसी तरह के सवाल आएंगे, PNST वालों, नीट वालों, इसी तरह के सवाल आपको करने होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 20 मीटर। सवाल को पढ़ना, सवाल को पढ़ने के बाद करने की कोशिश। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण इतने हैं। पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम क्या होगा, इसको समझा। तीसरा सवाल, यम द्रव्यमान और r त्रिज्या के ग्रह पर, उसको लिखते नहीं है, आप सुन लो। यम द्रव्यमान व r त्रिज्या के ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ इस प्रकार होता है। ये फार्मूला हमने क्लास लेते समय आपको पढ़ाया है। G बराबर होता है GM अपान, ये ग्रेविटेशनल कॉन्टेक्स वाला है, GM अपान R स्क्वायर। एक चीज तो ये। अब दिया क्या है, यम ग्रह वाला बराबर होगा यम पृथ्वी वाला बटे 2। आर ग्रह बराबर क्या होगा, सवाल को पढ़ लेना अच्छे से, तब बनेगा ये। आर पृथ्वी अपान 2 और G बराबर क्या होगा, इस G को देखो जरा, इस G वाले फार्मूला को क्या करते हैं, ये G फार्मूला यहां से निकालोगे तो G सीधा समानुपाती होगा यम अपान R स्क्वायर। देखो ये m हो गया, G और m मिलेंगे तो ये m हो गया अपन R स्क्वायर हो गया।
या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जी ग्रह, इसको इस तरह से लिख दो, जी ग्रह बटे जी पृथ्वी अपा बराबर यम ग्रह बटे यम पृथ्वी इंटू आर पृथ्वी बटे आर ग्रह का होल स्क्वायर। यही फार्मूला सेम लिख रहे हैं, या इसी को लिख सकते हैं जी ग्रह बटे जी, जी ग्रह बटे जी बराबर 1/2 इंटू 2 स्क्वायर। अब पूरा इसको कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसी के नीचे चलना, तो ये आएगा जी ग्रह बटे जी बराबर 2, तो जी ग्रह बराबर होगा 2। ये इसका उत्तर आएगा। समय ज़्यादा हो रहा है, समझने की इसको कोशिश करना। उत्तर हमने लिख दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उत्तर आ जाएगा। चौथा सवाल, लोलक की लंबाई और आवर्तकाल से, इसको ध्यान से सुन लो। लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में त्रुटियों का प्रतिशत जो है क्रमशः 1 और 2 का है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, इसका भी डिस्कशन लिख लो। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका फार्मूला है टी, ये आपने पढ़ा होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी, ये तो आपने पढ़ा है। और ये यल जो है वो धागे की लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब यदि इसी फार्मूले को आगे कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूले को थोड़ा जी निकालना पड़े, यदि इसको जी से निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, जी बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर यल, ये करोगे तो ये निकल आए टी स्क्वायर, या इसी में आगे ये लिख सकते हैं कि जी सीधा समानुपाती होगा यल टी स्क्वायर के, यल लंबाई है और टी माइनस स्क्वायर, टी आवर्तकाल वाला है। अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में अधिकतम त्रुटि, गुरुत्वीय त्वरण के मान में अधिकतम त्रुटि कितनी हो रही साहब, अधिकतम त्रुटि, तो जी अपान जी इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 प्लस 2 टी अपान टी कैपिटल टी इंटू 100। अब जो दिया है जितना दिया है, उधर सवाल पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 बराबर 1%, डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 बराबर 2%, और डेल्टा जी अपान जी बराबर इंटू 100 बराबर 1%, ध्यान से देखना, 1% धन 2 इंटू 2
लिखा है उधर 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा इसका। कोशिश करना इसको समझने, उत्तर हमने लिखा है, कोशिश करना ये उत्तर निकलना। तो ये था चौथा। 25वें सवाल पर आइए। समान रेटेड वोल्टेज इतना इतना है, इसके पावर के आधार पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो पावर का फार्मूला हम जानते हैं, P बराबर होता है V माने वोल्ट रेटेड लिख दीजिए, रेटेड अपान R बल्ब का प्रतिरोध, ध्यान रखना। अब हम हर लाइन नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए। समान रेटेड वोल्ट वाले बल्बों के लिए एक फार्मूला आता है, P यानी पावर बराबर होता है सीधा समानुपाती 1 अपान रेजिस्टेंस, या इसको ऐसे, चूंकि 2 बल्ब हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 अपान P2 बराबर होगा R2 अपान। अब P1 बराबर 60-40 है, तो 60-40 यहाँ लिख लेते हैं। तो 60-40 जब करोगे, सीधा निकालोगे 60-40 का, ये कट जाएगा, निकल आया। ऐसे निकल, तो ये कुल मिलाकर के ऐसे करके आएगा, उत्तर देख लेना, निकल आएगा 2:1। फिर 6वां सवाल था, एक दंड चुंबक के दोलनों की समय, जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो 2 सेकंड की कमी पाई गई। उस दंड चुंबक को पुनः रीमैग्नेटाइज करके फिर से 4 गुना अधिक हो गया। इसका भी एक फार्मूला है, पहले सुन लीजिए अच्छे से। यम चुंबकीय आघूर्ण के दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाने पर दोलन की अवधि होती है T बराबर 2π√L अपान MB। ये फार्मूला बहुत पुराने समय से आप पढ़ते आ रहे हैं। 2π लंबाई अपान अपान MB। L जो है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण, ये वाला L जो है जड़त्व आघूर्ण। दंड चुंबक के लिए यम बराबर होता है, दंड चुंबक के लिए यम बराबर होता है ML T बराबर होता है, अब दंड चुंबक के केस में लिख रहे हैं 2π √L अपान MLB। अब उसी दंड चुंबक को पुनः मैग्नेटाइज करके अब फिर से लाया गया, तो यानी इस यम को यदि यम डैश कर दिया जाए तो ये 4m कैसे। नई दोलन अवधि क्या होगी, नई दोलन अवधि क्या होगी, नई दोलन अवधि T डैश बराबर होगी 2π √L अपान 4mLB। अब एक व 2 को भाग देने पर दे लीजिए, T डैश अपान T भाग दीजिए, दोनों को सरल से निकल आएगा, तो √1 अपान 4 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब T डैश, T इधर लिख लीजिएगा, इसको आगे कंटिन्यू इधर करिएगा। T डैश बराबर होगा T अपान 2, आवर्तकाल का होता है, तो T बराबर क्या होगा 2 सेकंड। T डैश बराबर क्या होता है 2 अपान 2, तो जो नया आवर्तकाल होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 आएगा, तो इसका उत्तर होगा 1। कर लीजिएगा इसको, नहीं समझ में आएगा तो जब ये क्लास लाइव होगी आप उस समय हमको बताइएगा। 7वां सवाल था जल का घनत्व का। तो जल के घनत्व में क्या आपको करना है, ये आपने पढ़ा भी होगा, रटा भी होगा। ये चूंकि 1 ग्राम जल
लिख लीजिए, चूँकि 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जो जल है बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। जल का घनत्व 1 ग्राम, और जल का घनत्व दिया है 1 ग्राम सेंटीमीटर। घनत्व दिया कितना है? 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदला जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर, ऐसे हो। इसलिए 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 × 1 ग्राम बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही बराबर करके आगे आप लिखोगे 1 × 10⁻³ किलोग्राम बटे 10⁻³ मीटर। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 10⁻³ किलोग्राम मीटर। आप किस ढंग से उत्तर निकालते हैं, आपका ये अपना नज़रिया हो सकता है। आपके पास 60 ट्रिक हो सकती है। ये जो हमारे पास ट्रिक है उससे हमने ये निकाला। आप भी चाहें तो अपने ट्रिक से निकालिए, लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम वाला होगा, इसका सही ऑप्शन होगा 10⁻³। 8वें सवाल को देखिए, एक्सरे की भेदन क्षमता। इसको तो आपने पढ़ाई है कि भेदन शक्ति या पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सीधा समानुपाती होती है। ये कई बार हमने पढ़ा है। भेदन शक्ति सीधा समानुपाती होती है किसकी? आवृत्ति की। सीधा समानुपाती, स्पष्ट है। आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो भेदन क्षमता बढ़ेगी, यानी इसका भी 8वें का सही जवाब होगा सी। 9वां सवाल था, विराम पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे के समकोण पर 4 न्यूटन 3 न्यूटन के 2 बल लग रहे हैं। अब ये 4 न्यूटन और प्रथम बल, इसका देखिए, ध्यान से लिखिएगा। सरल सा है पर समझना जरूरी है, आप जल्दी समझिएगा। प्रथम बल, अच्छा एक चीज़, ये द्रव्यमान यम बराबर है 10 किलो। पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। प्रथम बल F1 बराबर होता है, F1 बराबर है 4 न्यूटन, ठीक। द्वितीय बल कितना है, यानी F2 बराबर है 3N। समय t बराबर है 10 सेकंड। और बलों के मध्य कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। ये सब सवाल में लिखा। अब इस पर हमको परिणामी बल निकालना है। तो बलों का परिणामी बल कैसे निकालें? F बराबर √ F1 स्क्वायर धन F2 स्क्वायर धन परिणामी बल। ऐसे मैथमेटिक्स वालों से पूछना, वो समझ में आएगा। 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब यदि इस फार्मूले पर
चलते हैं तो ये जो जो मान है वो रख देते हैं। तो 4 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर धन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस यहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको जब आगे आप कैलकुलेट करोगे तो पता है कितना आएगा, √16 धन 9 धन 0 बराबर √25 आएगा और यह बराबर हो जाएगा 5। यदि निकाय का त्वरण a है, अब ये इतने पर ही यहीं पर सवाल पूछ सकता था कितने का बल होगा। अब यहाँ से आगे इस स्टेप को यहाँ से देखना, यदि निकाय का त्वरण a हो तो यह बराबर, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, यह बराबर होता है ma। इस फार्मूले पर चलते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा F अपन m बराबर 5/10 बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड। t बराबर 10 सेकंड। अब सवाल को पढ़ते चलिएगा तो 3-4 स्टेप जो है ऐसे निकल। यदि t बराबर 10 सेकंड हो, t बराबर 10 सेकंड पश्चात वेग भी हो तो गति के प्रथम समीकरण को, अब यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगेगा तो v बराबर होगा u प्लस at। तो कैसे लगाओगे, 0.05 धन 10 बराबर 5 मीटर। इसका निकाय की अब गतिज ऊर्जा निकाल लेना। निकाय की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अब तुम्हारे पास v आ गया है, u बराबर निकालोगे, u बराबर 0 है तो 1/2 mv² के फार्मूले पर जाओगे तो 1/2 mv² वाला जैसे ही फार्मूला लगाओगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 फाइनल ये आएगा 1/2 इंटू 10 गुणे 5 बराबर उत्तर देखोगे 125 चुनाव। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखो 125। और आज के सेशन का जो अंतिम सवाल था उसको डिस्कस कर लेते हैं। गति का समीकरण 10वें सवाल में गति के समीकरण पर आधारित है और इसका 10वें सवाल का डिस्कशन जो है, द्रव्यमान m वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक विश्रामावस्था में है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में समान समय t1 में एक निश्चित दूरी से होकर गुजरता है। m द्रव्यमान वाला एक प्रोटॉन भी जो आरंभ से विश्राम अवस्था में रहता है समान विद्युत क्षेत्र में समान दूरी तक गतिमान होने समय t2 लगाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निगलेज कर दिया जाए तो अनुपात t और t2 का क्या, आपको बताते चले हम। ये सवाल आपको करना है। हम 2 चीज़ें आपको बता देते हैं कि यहाँ गति का द्वितीय समीकरण, गति का सेकंड इक्वेशन लगाइए। पहली बार सेकंड इक्वेशन से t आपको निकालना है, t निकालना है। जब t निकल आएगा तो अलग अलग स्थितियों में तय की गई दूरी निकालिए और ये आप हमें भेजिए। अब चूंकि समय आज ज़्यादा हो गया है इसलिए सेशन को यहीं हम रोकेंगे। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारी क्लास शाम को 6 बजे लाइव होगी। ये नीट PNST वाले थोड़ा गंभीरता से सवालों को पढ़ें। इस तरह के सवाल नीट और उसमें आते हैं तो आपकी तैयारी मस्त हो। और कल जो नीट की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। अच्छे से पेपर करें और अच्छे से सफलता प्राप्त करके
जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और